Hello, good evening, everyone. Today we are commencing with the second part of the series of the statute named Arms Act, and today we will be covering second section of this act, which is very important, particularly with the exam point of view. This section actually contains definition from clause A to clause K. That means 11 definitions are there. But if we go by the amendment, two more definitions are added in two clauses. So I am actually technically saying there are 13 definitions. तो हमने दो डेफिनेशन लास्ट वीडियो में की थी, बट उसमें कुछ इशू आ गया था, इंटरप्शन थी, तो उसको हम दोबारा से कवर करेंगे और ये सेक्शन को कंप्लीट करेंगे आज। तो जो इसका फर्स्ट, इसमें एक्चुअली सेक्शन 2 में जो है, यूजुअली हम दूसरे स्टैट्यूट्स में देखते हैं तो जो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज होता है उसमें सिर्फ डेफिनेशन के सब क्लॉजेस लिख दिए जाते हैं। बट इस एक्ट में जो है वो क्लॉजेस गिवन है, 4 क्लॉजेस गिवन है, और जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें जो सब क्लॉजेस गिवन है उसमें डेफिनेशन है हमारी। इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसकी जो नंबरिंग है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। राइट। तो फर्स्ट डेफिनेशन टॉक्स अबाउट एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या है कि जैसे आर्म्स किसी पर्सन ने एक्वायर करे, तो एक्वायर में क्या क्या उसके एम्बिट में आ सकता है एक्वायर करने का। सिर्फ परचेज कर लेना या सिर्फ लाइसेंस ले लेना इसका मतलब एक्वायर नहीं होता है। एक्वायर का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने किसी से रेंट पे लिए, आपने हायर किए वो आर्म्स, या फिर आपने कुछ टाइम के लिए बोरो किए, या फिर आपने एज अ गिफ्ट किसी से एक्सेप्ट किए, उसको भी हम एक्विजिशन के अंडर कंसिडर करेंगे। देन कमिंग टू सेकेंड डेफिनेशन विच टॉक्स अबाउट एम्यूनिशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारा जो प्रियम्बल है वो बात करता है कि जो हमारा ये एक्ट है वो आर्म्स और एम्यूनिशन से डील करता है। तो कुछ डिफरेंस तो होगा अगर दो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। तो जैसे हमारे पास कोई फायर आर्म है, सपोज ये गन है, तो एक ये डिवाइस है जिससे हम बुलेट फायर करेंगे। तो जो ये डिवाइस है इसको तो हम कहेंगे कि इट इज़ आर्म, बट इसमें से जो बुलेट फायर होगी दैट इज़ कॉल्ड एम्यूनिशन। तो जिससे कुछ एक्सप्लोजन किया जाता है या फिर टारगेट को हिट किया जाता है वो होता है एम्यूनिशन, और जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं आर्म। जैसे हमारा रॉकेट लॉन्चर होता है, तो जो लॉन्चर होगा वो तो हमारे पास होगा, उसको तो हम कहेंगे कि इट इज़ एन आर्म। बट जो रॉकेट फायर होगा ऊपर उसको हम कहेंगे कि इट इज़ एन एम्यूनिशन। या फिर मिसाइल फायर होगी तो वो होगी एम्यूनिशन, और जो मिसाइल लॉन्चर होगा वो होगा आर्म। तो जो मैकेनिकल डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे आर्म कहेंगे, और जो उसमें से चीज़ फायर होती है कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल उसको हम कहेंगे कि एम्यूनिशन। तो इसकी हम एक बार टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमें एक्ट में प्रोवाइड की गई है कि एम्यूनिशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो एम्यूनिशन में क्या होगा, ये बहुत एग्जॉस्टिव डेफिनेशन इन्होंने दी है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर ली है एम्यूनिशन की डेफिनेशन में। जैसे हमने अभी देखा कि रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं लॉन्चर से, तो जो चीज़ लॉन्च होगी वो होगी एम्यूनिशन। बॉम्ब्स को उठा के फेंकते हैं हम, तो जो चीज़ फेंकी जाएगी और एक्सप्लोड करेगी दैट इज़ एम्यूनिशन। देन ग्रेनेड्स, शेल्स, मिसाइल्स। फिर आर्टिकल्स डिजाइन फॉर टॉर्पिडो सर्विस एंड सबमरीन माइनिंग। अब ये टॉर्पिडो सर्विस क्या होती है, तो जो हमारी शिप्स होती हैं यहाँ से जो मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं, ये सिगार जो होता है हमारा उस शेप की होती है, ऐसी शेप की होती है। तो जो ये वाटर में जो मिसाइल्स लॉन्च की जाती है शिप या सबमरीन्स के थ्रू उसको कहते हैं हम टॉर्पीडोज। तो ये भी तो ये हो गया हमारा आर्म का काम करेगा। जैसे एयरक्राफ्ट एरियर कैरियर्स होते हैं वहाँ से अगर हम कुछ मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो ऐसे शिप से अगर कुछ ऐसा चीज़ लॉन्च की जाएगी तो उसको कहेंगे हम टॉर्पीडो, वो भी एम्यूनिशन में आएगा। और सबमरीन माइनिंग क्या होती है, जैसे लैंड माइंस होते हैं, लैंड के अंदर मिट्टी के अंदर दबा के माइंस बिछाए जाते हैं, ऐसे अंडरग्राउंड वाटर में भी माइंस बिछाए जाते हैं। तो सपोज़ ये सी है, तो सी के बिल्कुल बॉटम लेवल पे हम माइंस बिछाते हैं, इस टाइप के होते हैं ये, ऐसी शेप होती है इनकी। और ये ऐसे इसमें स्पाइक्स होते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे हमारा कोरोना वायरस होता है ना, इस टाइप के स्पाइक्स के साथ, इस टाइप के ये अंडरग्राउंड माइंस होते हैं जिसको हम कहते हैं सबमरीन माइंस। तो ये इसको भी हम एम्यूनिशंस कहते हैं। फिर थर्ड इसका डेफिनेशन का पार्ट क्या कहता है, आर्टिकल्स कंटेनिंग डिज़ाइन और अडेप्टेड टू कंटेन एक्सप्लोसिव
फल्मिनेटिंग और फिजनेबल मटेरियल। तो फल्मिनेटिंग का मतलब होता है जो चीज़ एक्सप्लोड करती है। तो कोई भी आर्टिकल, कोई भी आपने ऐसा आर्टिकल बनाया है, किसी भी शेप का बनाया, सपोज ऐसी कोई कार्ट्रिज बना दी या कोई बुलेट बना दी या बॉम्ब बना दी जिसमें ऐसा मटेरियल है कि वो फटेगा ही, उसमें फिजन होगा ही। मतलब फल्मिनेटिंग और फिजनेबल ऑलमोस्ट सिनोनिमस है कि जो चीज़ एक्सप्लोड करती है, मतलब बाहर की तरफ जाती है। एक एक वर्ड होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। तो जैसे हमारा सन है, सन में एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन के कारण, मतलब जो एटम्स होते हैं वो आपस में आके मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। पर फ्यूजन में क्या होता है कि एटम्स जाके बिखर जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी दोनों प्रोसेस में रिलीज होती है, पर जब एक्सप्लोजन हो जाता है, मतलब बाहर जाके टूट के बिखरता है, उसको हम कहते हैं फिजन। तो कोई भी ऐसा फिजनेबल मटेरियल अगर किसी आर्टिकल में यूज़ हो रहा है तो उसको भी हम एमिनेशन कहेंगे। या फिर कोई नॉक्शियस, कोई जहरीली लिक्विड या गैस हमने डाल के कोई आर्टिकल बनाया, उसको भी हम एमिनेशन कहेंगे। तो हम ये एम्यूनिशन ज़रूरी नहीं है कि ये फायर आर्म्स के साथ ही यूज़ हो। अब जैसे बॉम्ब है, हम ऐसे ही उठा के फेंक रहे हैं, कोई लॉन्चर उसके लिए हमने यूज़ नहीं किया हुआ। तो ऐसा ही कोई अगर ये आर्टिकल फायर आर्म्स के साथ यूज़ हो या फिर ना हो, सिर्फ अकेले में ही सेल्फ सफिशेंट हो कि वो एक्सप्लोजन कर सकता है वो, तो उसको भी हम एम्यूनिशन कहेंगे। फिर चार्जेस फॉर फायर आर्म्स एंड एसेसरीज फॉर सच चार्जेस। अब इसको क्या कहते हैं हम कि चार्जेस फॉर सच फायर आर्म्स एंड एसेसरीज फॉर सच चार्जेस। तो ये चार्जेस वो होते हैं कि सपोज़ हमारी एक बुलेट होती है, तो बुलेट में क्या होता है, ये हमारी बुलेट होती है। बुलेट, अब हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि कार्ट्रिज भर दो या फिर बुलेट भर दो। तो ये जो ये बुलेट होती है, इसके अंदर हम एक पाउडर डाल के रखते हैं, जैसे कहते हैं हम गन पाउडर। तो गन पाउडर के अंदर ही चार्जेस होते हैं। तो इस केस को, मतलब ये हमारी बुलेट है, इस केस को, जो बुलेट को गन पाउडर से बांध के रखता है, उसको कहते हैं हम कार्ट्रिज। कार्ट्रिज, CARTRIDGE। और जो ये ऊपर जो शूट करती है चीज़, उसको कहते हैं बुलेट। तो जो ये गन पाउडर के अंदर जो चार्जेस हैं, अगर ये हमें पाउडर निकाल ले और इसको भी हम अगर एक्सप्लोजन कराए ना, तो इस बुलेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस गन पाउडर से ही सिर्फ एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि चार्जेस फॉर फायर आर्म्स और एसेसरीज फॉर सच चार्जेस। फिर फ्यूजेस एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स, ये भी हम लोग एज अ एम्यूनिशन यूज़ करते हैं। ये आज के टाइम में यूज़ नहीं होते, पर पहले टाइम में यूज़ होते थे कि एक ट्यूब्स टाइप की होती थी जिसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल भरा होता था और इसको हम एक्सप्लोड करवाते थे। तो इसको हम कहेंगे कि ये भी एम्यूनिशन का पार्ट है। फिर पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनिशन। तो एम्यूनिशंस को, मतलब ये जो बुलेट्स हो गई या ग्रेनेड्स, बॉम्ब, मिसाइल्स, इनको जो मैन्युफैक्चर करने के लिए हम मशीन्स यूज़ करेंगे। अब देखो एम्यूनिशन की डेफिनेशन का जो एम्बिट है वो कितना वाइड है कि हम जो मशीनरी यूज़ करेंगे एम्यूनिशन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो खुद भी एम्यूनिशन कहलाएगी। तो मशीनरी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनिशन। फिर लास्ट पार्ट क्या कहता है इस डेफिनेशन का, सच इंग्रेडिएंट्स ऑफ एम्यूनिशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। तो एक ये इन्होंने रेसिडरी क्लॉज दे दिया कि इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ कल को सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है ऑफिशियल गैजेट में कि ये एम्यूनिशन होगा, तो हम उसको भी एम्यूनिशन की डेफिनेशन में कंसिडर करेंगे। देन कमिंग टू आर्म्स, ये भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि आर्म्स और एम्यूनिशन के अराउंड ही तो ये एक्ट रिवॉल्व कर रहा है। तो 2(1)(c) में हम बात करते हैं आर्म्स की। अब आर्म्स का मतलब क्या लिखा हुआ है इन्होंने, आर्टिकल डिज़ाइन और अडेप्टेड एज वेपन्स फॉर ऑफेंस और डिफेंस। तो कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसको हम एज अ वेपन यूज़ कर रहे हैं कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, या तो आप ऑफेंस कमिट करने के लिए करोगे इसको यूज़, या फिर आप पे किसी ने अटैक किया है तो आप खुद को डिफेंड करने के लिए यूज़ करोगे। तो ऑफेंस कमिट करने के लिए या डिफेंड करने के लिए अगर किसी भी आर्टिकल को एज अ वेपन यूज़ किया जाता है तो उसको हम कहते हैं आर्म्स। और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं आर्म्स में, अब जैसे हम कभी कभी इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं वर्ड्स को, आर्म्स और फायर आर्म्स, पर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। आर्म्स एक बिगर सर्कल है, मतलब जो अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखें तो आर्म्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, उसका एक पार्ट है फायर आर्म्स। तो जिस आर्म से
एक्सप्लोजन होता है जिससे कुछ फायर निकलती है, उसको तो हम कहेंगे फायर आर्म। उसके अलावा आर्म्स और चीज़ें भी हो सकती हैं। अब वो क्या हो सकती है वो हम इस डेफिनेशन में देखते हैं। अब इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि आर्म्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। फायर आर्म्स, शार्प एज्ड वेपन जैसे नाइफ वगैरह या डैगर हो गया, उसको भी हम आर्म्स, क्योंकि ये भी तो एक ऐसा आर्टिकल है जिससे हम ऑफेंस कमिट कर सकते हैं या फिर खुद को डिफेंड कर सकते हैं। डेडली वेपन्स, पार्ट्स एंड मशीनरीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स। तो जैसे एम्यूनेशन के डेफिनेशन में था कि जिस मशीनरी से एम्यूनेशन मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको भी एम्यूनेशन कहेंगे, सेम अप्लाइज टू आर्म्स। जिस मशीनरी से आप आर्म्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको भी हम आर्म्स कहेंगे। बट आर्म्स की डेफिनेशन में कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। अब वो क्या है, ये वाला क्लॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या आर्म्स में नहीं आएगा। आर्टिकल्स डिज़ाइन सोली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल यूजेस। अब डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर सपोज अब कोई आपने गार्ड रखा हुआ है, चौकीदार है कोई सोसाइटी का, और वो अगर लाठी या स्टिक यूज़ कर रहा है तो क्या आप उसको पकड़ के अंदर डाल दोगे? क्यों नहीं कर सकते हम उसको, क्यों नहीं हम इम्प्रिजन करेंगे? क्योंकि वो सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। तो अगर डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स की सेफ्टी के लिए वो यूज़ कर रहा है तो उसको आर्म्स की कैटेगरी में हम नहीं लेंगे। तो कोई भी आर्टिकल जो डोमेस्टिक या एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे लाठी, ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक, इनको हम आर्म्स की कैटेगरी में नहीं लेंगे। और किसको नहीं लेंगे? वेपन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अदरवाइज दैन एज टॉयज़। अब काफ़ी सारी टॉय गन्स आती हैं, या फिर वो नाइफ आता है जिसको प्रेस करते हैं तो वो अंदर चला जाता है, वैसे वाले नाइफ जो हो गए, इनको हम आर्म्स की कैटेगरी में नहीं लेंगे क्योंकि ये सब एज अ टॉयज पर्पस यूज़ किए जाते हैं। फिर आर्टिकल्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू सर्विसेबल वेपन्स। अभी सर्विसेबल वेपन्स क्या होते हैं? सर्विसेबल वेपन्स का मतलब होता है कि वेपन्स विच आर इशूड टू रेगुलर मिलिट्री पर्सनल और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। तो जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, उनको जो वेपन्स इशू किए जाते हैं उनको हम सर्विसेबल वेपन्स कहते हैं। जो लोग सर्विस में हैं उनको जो हमने वेपन्स इशू करे और वो आर्म्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे एज पर दिस एक्ट। देन कमिंग टू द फोर्थ डेफिनेशन विच टॉक्स अबाउट डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इट इज़ कवर्ड इन सेक्शन 2(1) सब क्लॉज डी। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमें पता है एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये वो पोस्ट होती है जो हमारे जैसे पीसीएस एग्ज़ाम हो गए या फिर यूपीएससी के थ्रू जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में लोग अपॉइंट होते हैं उनको हम डीएम या फिर कलेक्टर जिनको हम कह देते हैं, इस पोस्ट पे वो आते हैं। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है कि सपोज़ किसी एरिया में डीएम जैसी कोई पोस्ट ही नहीं है, तो उस एरिया में अगर कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी अपॉइंटेड है तो उसको हम इस एक्ट के पर्पस के लिए उस सीपी को हम डीएम ही कहेंगे। तो इस एक्ट में जहाँ पे भी वर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूज़ हुआ है और अगर किसी एरिया में डीएम की पोस्ट नहीं है पर सीपी की पोस्ट है, कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट है, तो हम इस एक्ट में रेफ़र करने के लिए उस कमिश्नर ऑफ पुलिस को एज अ डीएम ही मानेंगे, क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही होते हैं। और अगर कोई डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है उस एरिया में और सीपी भी प्रेजेंट नहीं है पर डीसीपी प्रेजेंट है तो हम उनको भी डीएम मानेंगे। एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन ओवर द एरिया एज द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं लिखा, स्टेट गवर्नमेंट क्यों लिखा हुआ है? इसका रीज़न ये है कि जो इनकी अपॉइंटमेंट होती है, जो इनको सर्विस कंडीशंस लगाई जाती है, सर्विस कंडीशंस तो इनके लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट ही, पर इनकी अपॉइंटमेंट स्टेट्स में होती है, तो ये स्टेट्स के कंट्रोल में होते हैं। तो हर स्टेट के जैसे इनको कैडर्स मिलते हैं ना, तो ये सब अपॉइंटमेंट्स इनके डिसाइड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए यहाँ पे कुछ अगर जिस एरिया में जो जुरिस्डिक्शन दी है स्टेट गवर्नमेंट में, अगर वहाँ पे डीसीपी है तो डीसीपी को डीएम मान लेंगे और अगर सीपी है तो सीपी को डीएम मान लेंगे। देन कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फायर आर्म्स। आर्म्स की डेफिनेशन तो हमने देख ली सी सब सेक्शन में, और ई सब सेक्शन में क्या है, फायर आर्म्स की डेफिनेशन। तो आर्म्स एक बिगर सर्कल है जिसमें फायर आर्म्स एक स्मॉलर सर्कल है। तो मीन्स ऑल फायर आर्म्स आर आर्म्स बट ऑल आर्म्स आर नॉट फायर आर्म्स। अब फायर आर्म्स की डेफिनेशन क्या कहती है? आर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन डिजाइन अडेप्टेड टू डिस्चार्ज प्रोजेक्टाइल
बाय एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोसिव और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या कह रहे हैं कि फायर आर्म्स आर्म्स ही हैं, पर कैसे आर्म्स है? वो ऐसे आर्म्स है जहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल निकलता है, मतलब प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है ऐसे कोई ट्रेजेक्ट्री कवर करता हुआ, ऐसा पाथ लेती हुई कोई चीज़ निकलती है। तो मतलब ऐसा आर्म जहाँ से कोई ऐसी चीज़ प्रोजेक्टाइल करती हुई निकलेगी जो फुल ऑफ एनर्जी होगी और ये इसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल होगा। तो ये क्या चीज़ होगी? अब सपोज़ कोई गन है, गन से बुलेट शॉट हुई और वो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ली और यहाँ जाके एक्सप्लोड कर गई। तो कोई भी आर्म, और उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन से वहाँ पे कुछ रिलीज़ हो और उस प्रोजेक्टाइल मोशन से जो चीज़ रिलीज़ हो रही है उसमें क्या हो, एक्सप्लोसिव या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैंने बताया था कि आर्म्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, पर फायर आर्म्स वही आर्म होगी जहाँ से कोई चीज़ एक्सप्लोड होने वाली, जहाँ से कुछ चीज़ जिससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वैसी कोई चीज़ अगर रिलीज़ होगी तो उसको हम फायर आर्म कहेंगे। अब इन्होंने कुछ डेफिनेशंस भी दे दी हैं इस सब सेक्शन में कि क्या क्या फायर आर्म्स हो सकते हैं, जैसे आर्टिलरी, हैंड ग्रीनेड्स, रायट पिस्टल्स, वेपन्स, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो नॉक्शियस लिक्विड गैस रिलीज़ करती हो। अब हम जो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं आर्टिलरी, ये होता क्या है? आर्टिलरी किसको कहते हैं हम? आर्टिलरी बेसिकली फायर आर्म्स होते हैं और ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज्ड वेपन्स। मतलब इससे अगर कोई एम्यूनेशन रिलीज हो रहा है ना तो उसकी रेंज बहुत लंबी होती है। अब लॉन्ग रेंज्ड वेपन्स हमारे क्या होते हैं? जैसे हमारे टैंक्स होते हैं, टैंक से अगर कोई फायर किया जाता है तो उसकी रेंज लंबी होती है। मतलब जैसे जो इन्फेंट्री होती है, मतलब जो ऑन फुट सोल्जर्स होते हैं उनके पास गन्स वगैरह होती हैं, तो उसकी रेंज से भी दूर अगर कुछ फायर करना है, उनकी रेंज अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही तो हमें आर्टिलरी यूज़ करनी पड़ती है। जैसे टैंक्स हो गए, कैनन्स हो गए, फिर जैसे हम यूज़ करते हैं ना हॉइट्ज़र्स, हॉइट्ज़र्स नेम सुना होगा। मतलब ये इस टाइप के कैनन्स होते हैं, ऐसी टाइप की तोप होती है जिनका जो एंगल होता है ना, मतलब फायर करने का एंगल वो बहुत स्टीप होता है, मतलब बहुत लंबी ट्रेजेक्ट्री ये फॉर्म कर सकती हैं। तो हॉइट्ज़र हो गए या रॉकेट्स हो गए, ये सारे आर्टिलरीज होती है, मतलब जिनकी रेंज बहुत लंबी होती है। तो ये भी हमारे फायर आर्म्स है। हैंड ग्रेनेड्स, देन रायट पिस्टल्स, वेपन्स, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो नॉक्शियस लिक्विड या गैस रिलीज करे। फिर असेसरीज फॉर एनी सच आर्म टू डिमिनिश द नॉइज एंड फ्लैश कॉज बाय फायरिंग। अब इसका मतलब क्या है कि असेसरीज फॉर एनी सच आर्म टू डिमिनिश नॉइज, मतलब सपोज कोई आप गन फायर कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं। मतलब कब आप जैसे बॉर्डर के पास जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा ये कि जब फायरिंग होती है तो कितना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, प्लस लाइट पोल्यूशन भी होता है। मतलब ये जहाँ पे यहाँ पे जब एक्सप्लोजन होता है ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, प्लस लाइट रिलीज़ होती है। तो इसके लिए कभी कभी आर्म्स में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, कुछ ऐसी असेसरीज लगाई जाती है जिससे जो एक्सप्लोजन से होने वाली नॉइज़ है या फिर जो फ्लैश है, मतलब जो लाइट रिलीज़ होगी, उसको मिनिमाइज़ कर सके। तो ऐसे क्या क्या एसेसरीज़ हमारे जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं कि ताकि ये नॉइज़ और फ्लैश फायरिंग से जो होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। जैसे मज़ल ब्रेक्स होती हैं। अब हम देखेंगे कि मज़ल भी क्या होता है। मज़ल ब्रेक्स होती है, या फिर इसको हम सप्रेसर्स भी कहते हैं, कार्बाइन सप्रेसर्स होते हैं। तो ये जो गन है ना, इसके आगे एक ऐसे लंबी सी ट्यूब लगा दी जाती है कि ताकि जब इससे ये फायरिंग हो तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाए और यहाँ पे जो नॉइज़ है उसके वो रिड्यूस हो जाए, प्लस लाइट भी रिड्यूस हो जाए। तो इसलिए ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट्स को भी हम फायर आर्म्स कहेंगे। तो अगर कहीं पे प्रोहिबिटेड है कि कोई पोजेस नहीं कर सकता फायर आर्म्स, और उस पर्सन के पास फायर आर्म तो नहीं है पर इसके जो ऐसी एसेसरीज है लाइट या नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने वाली वो भी पोजेस कर रहा है वो पर्सन, तो भी ये चीज़ें कन्फिस्केट की जा सकती है। प्लस ही कैन बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ कीपिंग फायर आर्म्स। तो इस एसेसरीज को भी फायर आर्म्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। फिर पार्ट्स ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर फायर आर्म्स, जैसे आर्म्स और एम्यूनेशन की डेफिनेशन में देखा था कि कोई भी मशीनरी जिससे हम फायर आर्म्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस मशीनरी को भी हम फायर आर्म्स के एम्बिट में लेंगे।
देन कैरियजेस, प्लेटफॉर्म, अप्लायंसेस फॉर माउंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग और सर्विंग आर्टिलरी। तो जैसे कभी कभी जो हमारे टैंक्स होते हैं या फिर जो कैनन्स होते हैं वो एक जगह पे माउंटेड होते हैं, किसी जगह पे लगे होते हैं, तो जिसके जो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर वो फिक्स्ड होते हैं उसको भी हम फायर आर्म्स की कैटेगरी में लेंगे। तो कोई भी आर्टिलरी को कैरी करने वाला इक्विपमेंट या कोई प्लेटफॉर्म या अप्लायंसेस फॉर माउंटिंग, मतलब माउंट करने के लिए जो अप्लायंसेस यूज़ किए गए, माउंट का मतलब इसके ऊपर इसको फिक्स करना, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी फायर आर्म को फिक्स करना। तो ये जो नीचे कैरियर या प्लेटफॉर्म होगा इसको भी हम फायर आर्म की कैटेगरी में लेंगे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, जो 2019 में 2019 अमेंडमेंट, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है इस एक्ट की, उसमें ऐड की गई है, वो है सेक्शन 2(1) सब क्लॉज EA। और ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट से डेफिनेशन ऐड की गई है। तो ये कौन सी डेफिनेशन है? लाइसेंस की डेफिनेशन। अब लाइसेंस के बारे में ये एक्ट डील तो पहले से ही करती है, पर लाइसेंस कहीं पे भी डिफाइंड नहीं था, तो इन्होंने 2019 से इसको ऐड किया। और क्यों ऐड किया? क्योंकि 2019 में इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस भी इशू होने लग गए थे। पहले तो पूरा पेपर फॉर्मेट में हार्ड कॉपी में लाइसेंस दिए जाते थे, पेपर्स बना के। उसके बाद जब डिजिटाइजेशन होने लगा तो सॉफ्ट कॉपीज़, ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लाइसेंस इशू करने लगे। तो इनको डेफिनेशन ऐड करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई लाइसेंस है तो उसको भी हम लाइसेंस की कैटेगरी में मानेंगे। तो लाइसेंस में लाइसेंस इशूड अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड रूल्स। तो लाइसेंस को कैसे इशू करना है, किस केस में इशू करना है, किस पर्सन को इशू करना है, क्या फ़ी रहेगी, ये सारी चीज़ें बेसिकली इस एक्ट के साथ जो रूल्स हैं उसमें प्रिस्क्राइब्ड है। पर यहाँ पे पिक्यूलियर फीचर क्या है कि ये कह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लाइसेंस इशूड है तो उसको भी हम इस एक्ट के अंडर वैलिड मानेंगे। फिर 2(1)(f) किसकी बात करता है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। कौन लाइसेंस इशू करेगा? तो ये तो वाली डेफिनेशन तो पहले से ही है 2(1)(f) में। ये कहते हैं कि ऑफिसर या अथॉरिटी एम्पावर टू ग्रांट और रिन्यू लाइसेंस अंडर द रूल्स अंडर दिस एक्ट। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे लाइसेंस से डील जो प्रोविजंस कर रही हैं वो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रूल्स दिए गए हैं एक्ट के साथ वो डील करते हैं लाइसेंस से रिलेटेड। तो कोई भी ऑफिसर है या कोई भी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई है जिसको पावर दी है कि आप लाइसेंस को ग्रांट कर सकते हो, या फिर अगर कोई लाइसेंस एक्सपायर हो गया उसका लाइफ टाइम तो रिन्यू कर सकते हो, उस ऑफिसर और अथॉरिटी को हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी कहेंगे। और इसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है। तो इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी में पर्टिकुलर ऑफिसर्स ही आते हैं या गवर्नमेंट भी आ सकती है? तो गवर्नमेंट भी आ सकती है। फिर एक और एक्स्ट्रा डेफिनेशन है 2(1)(ff). ये 2019 में नहीं आई, ये 1983 अमेंडमेंट में ऐड हुई, जिसको कहते हैं मैजिस्ट्रेट। हम मैजिस्ट्रेट जो हम पढ़ते हैं CRPC में, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये वो मैजिस्ट्रेट से डील नहीं करती है एक्ट। ये मैजिस्ट्रेट जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है इस एक्ट में वो सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं। तो इन्होंने डेफिनेशन में भी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दी है कि मैजिस्ट्रेट मीन्स एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर CRPC 1973। देन कमिंग टू 2(1)(g) प्रिस्क्राइब। अब ये बेसिक डेफिनेशन है जो ऑलमोस्ट सभी स्टैट्यूट्स में होते हैं, प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स अंडर दिस एक्ट। देन 2(1)(h) वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि कौन कौन से एम्यूनिशन प्रोहिबिटेड हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी एम्यूनिशन को पोजेस करते हो या किसी ऐसे आर्म को पोजेस करते हो जो प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, देन यू विल बी पीनलाइज्ड। तो इन्होंने कैटेगरीज भी दे दिया है कि कौन से एम्यूनिशन को आप बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हो, और ये किस में गिवन है? 2(1)(h). अब प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन की डेफिनेशन क्या कहती है? एम्यूनिशन कंटेनिंग डिजाइंड अडेप्टेड टू कंटेन नॉक्शियस लिक्विड्स एंड गैस। तो कोई भी ऐसे बुलेट हो या ग्रेनेड हो जिसमें कोई ऐसा पॉइजनस लिक्विड या गैस मटेरियल यूज़ हो रखा हो या ऐसा पाउडर यूज़ हो रखा हो, उसको हम एम्यूनिशन की कैटेगरी में लेंगे और वो प्रोहिबिटेड है, मतलब वो विदाउट लाइसेंस कोई भी नहीं रख सकता। और क्या क्या आएगा प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन में? रॉकेट्स, बॉम्ब्स। अब कोई भी घर में किसी को अलाउ कर सकते हैं क्या, किसी भी सिविलियन पर्सन को, कि घर में रॉकेट या मिसाइल्स रख लो? नहीं ना। तो रॉकेट, बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, शेल्स, मिसाइल्स। आर्टिकल्स डिज़ाइन फॉर टॉर्पीडो सर्विस। अब जो शिप से फायर होती है मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, वो रख लोगे क्या घर में? नहीं।
देन सबमरीन माइंस आर्टिकल्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन थी, वहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट लिख दिया, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दिया, तो ऐसे क्यों चेंज कर रहे हैं ये? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली डेफिनेशन जो हमने देखी थी, कौन सा क्लॉज था वो, 2D, ये वाला क्लॉज। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट जो होगी वो स्टेट्स होगी, और स्टेट्स रेगुलेट करेंगे, मतलब जिस कैडर में उस पर्सन की अपॉइंटमेंट हुई है, जिस स्टेट में उस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे। बट जो ये प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन है, इसमें और कौन से एम्यूनिशन को इंक्लूड करना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन है ये कौन से लिस्ट में आता है? हमारी 3 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये कौन सी लिस्ट में आता है? ये आता है यूनियन लिस्ट में, मतलब हमारी फर्स्ट लिस्ट में आता है। उसमें आई गेस एंट्री नंबर 5 चेक कीजिएगा, एंट्री नंबर 5 में है। और आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि जो हमारे पास तीनों लिस्ट है इसका कौन से आर्टिकल में स्पेसिफाइड है कि हमारे पास 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट गिवन है, तो इससे कौन सा आर्टिकल डील करता है, प्लस यूनियन लिस्ट में प्रेजेंटली कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। अब इसलिए हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो आर्म्स और एम्यूनिशंस है ये यूनियन लिस्ट में आता है, और यूनियन लिस्ट पे जो लॉ है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। तो जितनी भी अमेंडमेंट इस एक्ट में करनी है वो सिर्फ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। देन कमिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन 2(1)J विच डील्स विद पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट की सेम डेफिनेशन हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके लानी है जो हमारी आईपीसी के सेक्शन 21 में है। देन कमिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन सेक्शन 2(1)K ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि अगर आपने सपोज कोई फायर आर्म या एम्यूनिशन किसी को दे दी, तो मतलब ये नहीं कि आपने उसको सेल आउट ही कर दी, मतलब बेची ही है, नहीं, नॉट नेसेसरली। इसमें ट्रांसफ़र में अगर आपने किसी को हायर पे ली है आपने किसी से, या फिर आपने हायर पे दी है, आपने लैंड की है, या फिर आपने एक्चुअल में उसको सेल आउट कर दिया, या फिर आपने कुछ टाइम के लिए अपनी पोजेशन दूसरे पर्सन को दे दी, वो भी सारे ट्रांसफ़र के कैटेगरी में आएगा। अब इस सेक्शन में जैसे मैंने बताया था कि 4 क्लॉजेज हैं, और फर्स्ट क्लॉज में K तक सब क्लॉजेज हैं। तो जो इसका सेकेंड क्लॉज है सेक्शन 2 का, वो किसकी बात करता है? लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ द फायर आर्म। अब ये क्या चीज़ होती है लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ द फायर आर्म? तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन इसका देखें, तो सपोज हमारे पास ये गन है, ये हमारे पास हो गया फायर आर्म। अब ये बैरल क्या होता है? ये इसका ट्रिगर हो गया। अब हम इसमें कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, कुछ पार्ट्स इसके देखते हैं। जो ये ओपनिंग होती है फायर आर्म की, इसको हम कहते हैं मज़ल, राइट। और जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, जो ये स्ट्रेट वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं बैरल। आप जब इसके रूल्स देखोगे और शेड्यूल देखोगे इस एक्ट का, तो उसमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे, बैरल, कैलिबर, और भी वर्ड्स हैं जैसे बोर हो गया। तो इसका मीनिंग एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो ये वाला पार्ट होगा, मतलब मज़ल से लेके यहाँ तक, जैसे यहाँ पे सिलेंडर होता है ना रिवॉल्वर में, यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप का होता है जहाँ पे बुलेट्स डाली जाती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हो गया बैरल। फिर जो इसके अंदर हॉलो पोर्शन है, ये जहाँ से बुलेट फायर होगी, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं बोर, इट इज़ कॉल्ड बोर। अब जो ये फायर आर्म है, यहाँ से मज़ल से लेके जो यहाँ तक का होता है, ये पूरी लेंथ, मतलब जो सिलेंडर से लेके मज़ल तक का, मतलब यहाँ से बुलेट रिलीज़ होगी, मतलब यहाँ से गन पाउडर बाहर तक आएगा। तो यहाँ मज़ल से लेके इस पॉइंट तक जो सिलेंडर वाला पॉइंट है, इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द बैरल लेंथ। तो ये बैरल लेंथ कहाँ से होती है? मज़ल से लेकर इस सिलेंडर वाले पॉइंट तक की, इसको पूरे को कहते हैं कि इट इज़ द बैरल लेंथ ऑफ द फायर आर्म। अभी क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों जानना होता है हमें कि ये बैरल लेंथ कितनी है? जैसे अगर फायर आर्म्स परचेज़ किए जाते हैं तो उसमें स्पेसिफिकेशंस गिवन होती है कि इसकी बैरल लेंथ इतनी है, ये इतनी कैलिबर की है ये गन। तो क्यों जानते हैं? क्योंकि जो ये बैरल लेंथ होती है
इससे हम जो बुलेट होती है, जो एम्यूनेशन निकलती है, उसकी वेलोसिटी, उसकी कितनी स्पीड रहेगी, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड रहेगी, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो कैसे उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी वो बैरल लेंथ से पता चलता है। तो ये बोला जाता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बैरल लेंथ की। तो इसका मतलब जितनी लंबी बैरल लेंथ होती है उतनी स्पीड से बुलेट हिट करती है आगे। तो जितनी ज़्यादा बैरल लेंथ उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, इसलिए बैरल लेंथ यहाँ पे डिफाइंड है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में कहते हैं कि लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ द फायर आर्म मेजर्ड फ्रॉम द मजल। अब मजल क्या है, ये वाला पॉइंट है हमारा, जो हमारा ओपनिंग पॉइंट है यहाँ पे। मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट एट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन द फायरिंग। तो जो चार्ज होता है, चार्ज का मतलब जो गन पाउडर होता है हमारा कार्ट्रेज में, जो हमने ऊपर देखा था यहाँ पे, जो हमने कार्ट्रेज बनाई थी, यहाँ पे इसमें गन पाउडर था, इसी को ही चार्जेस कहते हैं। ये बुलेट हो गई और ये इसका जो केस हो गया, इसको हम कहेंगे कि इट इज़ अ कार्ट्रेज। तो ये क्या कह रहे हैं बैरल लेंथ की डेफिनेशन में, मेजर्ड फ्रॉम द मजल, मजल से लेके टू द पॉइंट एट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन फायरिंग। तो यहाँ पे चार्जेस होते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ पूरी लेंथ को हम कहते हैं कि इट इज़ दी बैरल लेंथ। अब हमने बैरल लेंथ की इंपॉर्टेंस भी देख ली कि उसको जानना क्यों ज़रूरी है। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 3, इसका थर्ड क्लॉज देख रहे हैं, रेफरेंस्ड इन द एक्ट टू एनी लॉ if not in force in any area shall be construed as reference to the corresponding law in force in that area। इसका मतलब क्या है कि सपोज इस एक्ट में कहीं पे कोई XYZ लॉ का रेफरेंस दे रखा है, कि सपोज XYZ एक्ट है, इसको रेफ़र किया है, बट मेरे पास ये एरिया यहाँ पे तो XYZ एक्ट ही नहीं लगती। यहाँ पे XYZ एक्ट का जो सब्जेक्ट है इससे मिलती जुलती यहाँ पे MNO एक्ट लगती है, पर XYZ का नाम नहीं है यहाँ पे, पर दोनों का सब्जेक्ट मैटर सेम है। तो अगर इस एक्ट में, हमारे आर्म्स एक्ट में XYZ एक्ट का मेंशन है, पर किसी एरिया में XYZ एक्ट ना लग के MNO एक्ट लगती है, तो हम इस एक्ट के लिए भी XYZ की जगह MNO एक्ट ही मानेंगे। तो ये कह रहे हैं कि रेफरेंस इन द एक्ट टू एनी लॉ इन इफ़ नॉट इन फोर्स इन एनी एरिया। तो इस एरिया में XYZ एक्ट तो फोर्स में है ही नहीं, जिसका रेफरेंस इस वाली आर्म्स एक्ट में दे रखा है। शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन एनी इफ एनी इन द फोर्स इन दैट एरिया। तो इस एरिया में जो भी एक्ट फोर्स में होगी, हम इस आर्म्स एक्ट के लिए उसी लॉ को मान लेंगे। और सेम ये ऐसे सिमिलर डेफिनेशन है क्लॉज 4 में, रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी in relation to the area where there is no officer or authority with same designation construed as reference to the such officer or authority as may be specified by the central government in the official gazette। तो suppose इस एक्ट में अगर हमने कोई पोस्ट है ऐसी, हमने यहाँ पे DCP की बात कर रखी है कि किसी भी, सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई एक ऐसा ऑफिसर है DCP, पर ये एक एरिया है इंडिया में ऐसा जहाँ पे DCP कोई रैंक ही नहीं है, यहाँ पे तो हाईएस्ट रैंक SP है। तो फिर हम इस एक्ट के पर्पस के लिए, मतलब आर्म्स एक्ट के पर्पस के लिए, उस एरिया के लिए हम DCP को SP मान लेंगे। इसका मतलब ये है। तो कैसे रेफरेंस को हमने कंस्ट्रू करना है फॉर द पर्पस ऑफ लॉ या फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिसर और अथॉरिटी, ये सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 4 में दिया है। सो हेयर वी आर डन विद सेक्शन 2 of the Arms Act, which is very important from the examination point of view, and from tomorrow onwards we will continue with the further sections in the further videos. Thank you so much.